हेलो बच्चों, आज हम आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक पढ़ेंगे, कुलीन वर्ग और नया वर्ग। पहले आप 3 टॉपिक पढ़ चुके हो। आज हम कुलीन वर्ग और नया वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कुलीन वर्ग आप 9th में ही पढ़ चुके हो। 9th में फ्रांस की क्रांति में कुलीन वर्ग के बारे में पढ़ चुके हो। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। आपने देखा फ्रांस में भी कुलीन वर्ग था, और अब हम फ्रांस भी यूरोप के अंदर ही है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग, जमीन का मालिक कुलीन वर्ग, जो जमीन होती थी यूरोप के अंदर, उसका मालिक कौन होता था? जमीनों, बड़ी बड़ी ज़मीनों का मालिक कौन होता था? कुलीन वर्ग के लोग। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था कुलीन वर्ग। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली, मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, तो पैसे वाला अमीर कौन था? कुलीन वर्ग था। यूरोप के महाद्वीप लगा लो, चाहे देश लगा लो, फ्रांस, जर्मनी, जो भी है, बहुत सारे, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इटली, जैसे ये सारे देश हैं। तो इनमें कुलीन वर्ग वो लोग थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, और इसलिए वो उनका रुतबा था समाज के अंदर। अमीर लोग थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे। इनकी जो जितने भी ज़मीनों के मालिक लोग थे वहाँ पे, उनकी साझा एक जैसी जीवन शैली थी। साझा जीवन शैली का मतलब सारी, चाहे कोई भी ज़मीन का मालिक था, उनकी एक जैसी जीवन शैली थी, जीवन जीने का तरीका था, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त था। और किसी भी क्षेत्र का ज़मीन का मालिक था, उनके जीवन जीने की शैली एक जैसी थी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो। जो ज़मीन का मालिक है, अमीर था उसमें यूरोप महाद्वीप के अंदर, उनकी जीवन शैली एक जैसी थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। वो कुलीन वर्ग के लोग थे। ग्रामीण क्षेत्र, गाँव में, वो गाँव का जो इलाका होता था उसमें ज़मीन के मालिक, जायदाद के मालिक होते थे कुलीन वर्ग के लोग। ज़मीनों के मालिक अमीर लोग थे जो कुलीन वर्ग, और शहरी हवेलियों के मालिक, और शहर के अंदर चलते थे तो इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी। शहरों में ये बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक होते थे कुलीन वर्ग के लोग। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। ये जो लोग थे प्रभुत्वशाली थे, इनकी जो राजे होते थे उस टाइम के, उनके अंदर चलती थी। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में जो उच्चे वर्ग, जैसे कुलीन वर्ग के लोग हैं, जो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। फ्रेंच भाषा फ्रांस की भाषा है। मतलब जो राजे होते थे, चाहे जो अमीर लोग, उच्च वर्ग के लोग होते थे, वो फ्रेंच भाषा का, यानी कि कुलीन वर्ग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे। जो बड़ी बड़ी मालिकों के, ज़मीनों के मालिक होते थे, वो अपने बच्चों का विवाह भी, जैसे एक ज़मीन का मालिक है तो वो दूसरे ज़मीन के मालिक के साथ ही अपने बच्चे का विवाह करता था। तो जब अमीर परिवार वैवाहिक बंधनों से भी अपने मतलब सेम जो स्टैंडर्ड का बंदा होता था उसके साथ ही करते थे। मगर ये शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, लेकिन ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इनकी संख्या कम थी। अमीर लोग, मतलब यूरोप महाद्वीप के अंदर जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक कुलीन लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, वो संख्या के हिसाब से कम थे। मतलब ज़्यादा अमीर लोग यूरोप महाद्वीप नहीं थी, इनका छोटा सा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, और वहाँ पर, जैसे हमारा देश कृषि प्रधान है, तो वहाँ पर ज़्यादा जो जनसंख्या थी यूरोप महाद्वीप के देशों के अंदर, वहाँ ज़्यादा लोग कृषि करते थे, जिनकी खेती करते थे, कृषक थे, किसान थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। जो पश्चिम भाग था यूरोप का, पश्चिम भाग में ज़्यादातर ज़मीन पर, पश्चिम यूरोप में जो लोग थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते थे।
और छोटे छोटे जब किराए पे लेते थे तो छोटा टुकड़ा ज़मीन का लेकर खेती करते थे। काश्तकार का मतलब ही खेती करने वाला ही होता है। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जगीरों में बटी हुई थी। यानी कि पश्चिम वाली साइड जो लोग रहते थे वो उनके वो भूमिहीन थे, ज़्यादा लोग भूमिहीन थे, इसलिए वो किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते थे या काश्तकारी करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य जो यूरोप था, पूर्वी साइड वाला यूरोप और मध्य साइड वाला जो यूरोप था वो उसमें जो भूमि थी वो विशाल जगीरों में बटी हुई थी, बड़े बड़े अमीर लोगों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। मतलब जो ज़मीनों के मालिक थे वो गुलामों से खेती करवाते थे। भूदास का मतलब भूमि के ऊपर दास बनकर खेती करते थे, गुलाम बनकर। गुलाम का मतलब होता है वो मालिक की इच्छा के बिना कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे, खेत के अंदर ही उनको काम करना होता था और जो दे देता था मालिक वही लेना पड़ता था। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में, पश्चिमी वो वाला हिस्सा जहाँ पर लोग किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं, और मध्य यूरोप वो वाला हिस्सा जहाँ पर जगीरें बहुत बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई हैं। इन दोनों पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार से शहरों का विकास हुआ। इन दोनों यूरोप के मध्य हिस्से में और यूरोप के पश्चिमी हिस्से में उद्योग लगे, उद्योगों का उत्पादन ज़्यादा होने लगा और व्यापार बढ़ने लगा। उद्योग लग गए मध्य यूरोप के अंदर, पश्चिमी यूरोप के अंदर उद्योग लगे, औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, व्यापार में वृद्धि होने लगी, वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। और जब उद्योग लगे, व्यापार में वृद्धि हुई, तो जब कोई उद्योग लगता है तो उद्योग में काम करने वाले लोग उद्योग के आसपास ही बस जाते हैं, जिसके कारण शहर बन जाते हैं। तो पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंदर उद्योग लगने के कारण, उत्पादन बढ़ने के कारण उन वस्तुओं को बेचने के लिए व्यापार होने लगा, जो उद्योगों में वस्तुएं बनाई जाती थी, और उद्योगों के आसपास लोग रहने लगे जो उद्योगों में काम करते थे, और शहरों का भी विकास हुआ इस तरीके से। और पहले कोई वाणिज्यिक वर्ग नहीं था, व्यापारी नहीं थे, और जो पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंदर उद्योग लगने के कारण वाणिज्यिक वर्गों का भी उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। अगर मतलब वो जो वाणिज्यिक वर्ग थे वो तभी बने, वाणिज्यिक वर्ग रह सकते थे, बने अस्तित्व में रह सकते थे अगर बाजार के लिए वो उत्पादन करते रहे। जो नए वाणिज्यिक उद्योगों में माल बनने के कारण उस माल को बेचने के लिए जो व्यापारी होते थे वो वाणिज्यिक वर्ग कहलाते थे। वो वाणिज्य वर्ग तभी बने रह सकते थे जब तक वो बाजार में उत्पादन वस्तुएं बढ़ाकर दे सकते थे। अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन, जितना वो जो उद्योगों में सामान बन रहा था, वस्तुएं बन रही थी, जितनी देर वो बाजार में दे रहे थे तो उनका अस्तित्व एज ए वाणिज्यिक वर्ग के रूप में था। अगर नहीं दे पाते थे तो वो वाणिज्यिक वर्ग में नहीं रहते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी से दूसरे भाग में आरंभ हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में, यानी कि 1750 के बाद शुरू हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में ये कुछ हिस्सों में जो 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। मतलब इंग्लैंड में औद्योगिकरण पहले आया, 1750 के बाद ही आ गया। ये चीज़ भी नोट करने वाली है कि इंग्लैंड में जो वो था औद्योगिकरण जल्दी आया था, और फ्रांस और जर्मनी में जो औद्योगिकरण है वो 19वीं शताब्दी में आया था। इंग्लैंड ही जो हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कहाँ आई थी, पहले इंग्लैंड में ही आई थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में हुआ था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी में आया था।
इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जब उद्योग लगे तो पहले जब उद्योग नहीं थे तो उद्योगों में वस्तुएं बनाने वाले उद्योगपति और उन वस्तुओं को बेचने वाले जो व्यापारी लोग थे पहले नहीं होते थे, तो उद्योगी करने के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जब उद्योग नहीं लगे थे ना तो कोई उद्योगपति होता था ना ही व्यापारी होता था, लेकिन उद्योग लगने के कारण नए सामाजिक समूह बने, यानी कि उद्योगपति और व्यापारी। उद्योगों से पहले ना कोई उद्योगपति होता था ना कोई व्यापारी होता था, इसलिए उद्योग लगने के बाद नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग पहले उद्योगों में काम कर, जब उद्योग लगे तो उद्योगपति भी आया, तो उद्योगों में काम करने वाला श्रमिक वर्ग, ये नया सामाजिक समूह है के लोग, और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य वर्ग लेकिन ये लोग मध्य वर्ग में आते हैं, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। जो नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग, मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। नए सामाजिक समूह जो अस्तित्व में आए वो किस से, जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक थे वो श्रमिक वर्ग के लोग से, मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र में के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। मतलब ये पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंदर उद्योग लगे थे। पहले जब उद्योग ही नहीं था तो उद्योगपति कहाँ से आएंगे, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक कहाँ से आएंगे, तो उद्योग लगने के कारण एक शहर बस गए। नंबर 2, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग जिसको कहते थे, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग। जब उद्योग लग गए तो उद्योगों के माल को मार्केट तक पहुंचाने वाले, जो गाड़ियों से पहुंचाते होंगे लोग, वो लोग सेवा क्षेत्र में आ गए, और जो खेतों से कच्चा माल ला के उद्योगों को देते थे। तो मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों को पहले, मतलब ये जो कहानियाँ हैं ये पुरानी कहानियाँ हैं, जब कुछ चीज़ें नहीं थी, जब वो नई चीज़ें आई तो नए सामाजिक समूह भी अस्तित्व में आए। मध्य और पूर्वी यूरोप में समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था, लेकिन मध्य और पूर्वी जो हिस्सा था यूरोप का, वहाँ पर ये जो उद्योगपति, व्यापारियों, सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग और श्रमिक वर्ग का जो आकार था वो छोटा था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक हुई। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच भी राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। आपको भी पता है, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके बाद ये विशेष अधिकार जो पादरियों और कुलीन वर्ग को मिले हुए थे वो ख़त्म कर दिए गए थे। अमीर लोगों को जो जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे उसकी समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जब कुलीन वर्ग था उसके विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए तो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग था, जैसे उद्योगपति वगैरह, इनके बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। यानी कि उद्योग लगने के बाद राष्ट्रीय एकता आई है। कुलीन वर्ग का आपको पता चला गया होगा कि यूरोप महाद्वीप के अंदर जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे वो कुलीन वर्ग कहलाता था, और ये सबसे शक्तिशाली या प्रभुत्वशाली समूह था यूरोप के देशों में या यूरोप महाद्वीप में। इस वर्ग के सदस्य एक साझा, मतलब जो भी किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कुलीन वर्ग का व्यक्ति था, बड़ी ज़मीन का मालिक था, उनकी जीवन जीने की जो शैली थी वो एक जैसी थी। यूरोप महाद्वीप में रहने वाले सभी कुलीन वर्ग के लोगों की जीवन शैली एक जैसी थी।
लेकिन चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहते हों। और जो ग्रामीण क्षेत्र में ये जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो बड़ी बड़ी जायदाद ज़मीनों के मालिक होते थे, शहरों में हवेलियों के मालिक होते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए जहाँ उच्च वर्गों के बीच में जो कुलीन अमीर लोगों के बीच में यानी कि सरकार राजा जो काम करता था, और जो अमीर लोग उच्च वर्ग के लोग जो बात करते थे वो फ्रेंच भाषा में बात करते थे। उनके परिवार जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो वैवाहिक बंधनों में आपस से जुड़े होते थे। लेकिन ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे ये संख्या में कम थे। ये जब जनसंख्या के अधिकांश लोग जो थे यूरोप के अंदर वो कृषि करते थे। मतलब कि कुलीन वर्ग के अलावा वहाँ पे ज़्यादातर कुलीन वर्ग के लोग तो कम थे, लेकिन वहाँ पर जो बाकी लोग थे ज़्यादातर लोग वो कृषि करते थे। कुलीन वर्ग के लोग तो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे ही, लेकिन संख्या में कम थे। लेकिन बाकी जो लोग थे उनमें से ज़्यादातर लोग कृषि करते थे। पश्चिम जो यूरोप था वहाँ पर ज़्यादातर लोग किराए पर खेत लेकर खेती करते थे। और पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जायदादों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में पश्चिमी और मध्य यूरोप के अंदर जब उद्योग लगे तो उद्योगों के उत्पादन में और व्यापार में भी वृद्धि हुई। उद्योगों के उत्पादन उद्योग लगने से उद्योगों के उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से शहरों का भी विकास हुआ और नया एक वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ। नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ जिनका अस्तित्व बाजार के लिए तो अगर वो वाणिज्यिक वर्ग बाजार के लिए वस्तुएं बनाता था तो उसका अस्तित्व था, नहीं तो उसका अस्तित्व खत्म हो सकता था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण जल्दी आया था, वो 18वीं सदी के दूसरे भाग में आ गया था, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में लेट औद्योगिकरण आया था 19वीं शताब्दी में। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे। जब उद्योग लगे तो नए नए वो मध्य वर्ग में आते थे। उद्योगपति जब उद्योग लगे थे उससे पहले उद्योगपति नहीं थे, ना ही उन वस्तुओं का व्यापार करने वाले थे कोई लोग जो उद्योगों में बनती थी, ना ही कोई सेवा क्षेत्र था, ना ही कोई श्रमिक वर्ग था। तो ये सारे नए सामाजिक समूह थे। और लेकिन मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक भी छोटा था। लेकिन मध्य और पूर्वी यूरोप में जो इन समूहों का जो आकार था वो छोटा था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक भी उद्योगपति भी कम होंगे। मध्य और पूर्वी यूरोप में व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोग भी कम थे। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद जब अमीर लोगों को जो जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे वो खत्म हो गए, तो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच में राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे। जब कुलीन लोग वर्ग के विशेषाधिकार जो जन्म से उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे वो खत्म हो गए, तो पढ़े लिखे लोग और उदारवादी जो विचार रखने वाले मध्य वर्ग के लोग थे, उद्योगपति वगैरह, उनके अंदर राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे। तो ये वीडियो आप देख लेना, ये कुलीन वर्ग के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है।